करंट अफेयर की आज हम शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय प्रदेश पढ़ेंगे, उसमें पहला टॉपिक है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम। नई शिक्षा नीति तहत 2020 में सरकार ने लक्ष्य रखा कि जितने भी वयस्क हैं, वयस्क मतलब 15 वर्ष से अधिक वाले, इनको 100% कार्यात्मक साक्षर बनाना है। साक्षर और कार्यात्मक साक्षर दो चीजें होती हैं। कार्यात्मक साक्षर की सरकार ने नई परिभाषा दी है। इसके लिए दो कार्यक्रम पहले चलाया उन्होंने, एक उल्लास 2022 में चलाया और दूसरा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इन दोनों को चलाया। इनका लक्ष्य था कि जो भी राज्य 95% साक्षरता को प्राप्त कर लेगा वो पूर्ण साक्षर कहा जाएगा। इसके पहले सर्व शिक्षा अभियान 1986 में चला था, उसके द्वारा केरल को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण साक्षर राज्य है, न कि कार्यात्मक साक्षर। साक्षर मतलब होता है पढ़ना और लिखना। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता तक 5 चीजें सरकार ने बताई हैं। एक, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, मौलिक जीवन कौशल होना चाहिए। तीसरा, बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए। चौथा, व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। पांचवा, निरंतर शिक्षा होनी चाहिए। मौलिक जीवन कौशल का मतलब होता है कि हमको अपने जीवन जीने के लिए जो भी कौशल की आवश्यकता हो हम पूरा करें। व्यावसायिक का मतलब पढ़ाई के साथ साथ हम कुछ ऐसे अपने कौशल विकसित करें जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। इसके तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता के तहत पहला राज्य जो 95% प्राप्त किया है लक्ष्य, वो है लद्दाख, 2024 में प्राप्त किया। मिजोरम अभी पिछले मई में मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 95% साक्षरता प्राप्त कर ली, इसलिए इन्हें पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है। पहला टॉपिक पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता पढ़ने के बाद हम लोग दूसरा टॉपिक संविधान हत्या दिवस पढ़ेंगे। ये 25 जून 2024 को ये घोषित किया गया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? तो भाग 18 के तहत संविधान में आपातकाल का वर्णन है, जिसमें 3 अनुच्छेद बताए गए हैं, 352, अनुच्छेद 356, 360। 352 में आपातकाल है, 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। तो जो ये 352 है, इस आपातकाल के लगने के 3 आधार हैं: युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। युद्ध मतलब जब कोई देश, 2 देशों के बीच में युद्ध होता है तब उसको युद्ध माना जाता है। दूसरा होता है बाह्य आक्रमण, दूसरा देश पहले देश पे बिना किसी उसके आक्रमण कर दे। और तीसरा होता है कि जब देश के अंदर गृह युद्ध टाइप में छुड़ जाए, उसको कहते हैं आंतरिक अशांति। आपातकाल की पहली घोषणा भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी और उसकी समाप्ति 10 जनवरी 1968 को हुई। दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 को हुई दूसरे आपातकाल की घोषणा। तीसरे आपातकाल की घोषणा जब दूसरा चल ही रहा था तो 25 जून 1975 को तीसरे आपातकाल की घोषणा हुई और इसका आधार ही इसको हत्या बना रहा है। इसका आधार आंतरिक अशांति बन गया। आंतरिक अशांति के कारण इसको जबरदस्ती बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के घोषित करवा दिया गया और इन दोनों की समाप्ति 1970 में हुई। ठीक, अब ये सरकार बता रही है कि ये सत्ता का घोर दुरुपयोग था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया, उनके मूल अधिकारों का हनन किया गया। ठीक, इसकी अधिसूचना 11 जुलाई को गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई 2024 में और राजपत्र में ये 12 जुलाई को प्रकाशित कर दिया गया 2024 में। राजपत्र का मतलब होता है भारत सरकार का एक पत्र होता है जिसके द्वारा वो अपनी अधिसूचनाओं को जारी करता है। इसी दिन, जिस दिन इसकी घोषणा हो रही थी संविधान हत्या दिवस की, उसी दिन हैदराबाद मुक्त दिवस की भी घोषणा हुई। ये 17 सितंबर को मनाया जाएगा। क्यों? आजादी के 13 महीने बाद 1948 में 17 सितंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई द्वारा निजाम को कब्जे में लेकर इसको शामिल किया था भारत में। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एयर इंडिया ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना जो अहमदाबाद में हुई थी। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था, इसका नंबर था A171 171, जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो कहाँ ग्रस्त हुआ? तो 2:45 पे ये अहमदाबाद से उड़ा और वहीं थोड़ी देर बाद 1 से 1.5 मिनट बाद मेघानी नगर में जाके एक डॉक्टरों का हॉस्टल था, उसी में जाके ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लगभग 300 आदमी खत्म हो गए। ये यात्रा कहाँ से कहाँ कर रहा था कि ये अहमदाबाद से गैटविक लंदन में एक हवाई पोर्ट है, वहां जा रहा था।
ठीक। तो जितने लोग थे सब मर गए, लेकिन एक व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश ये जिंदा बच गया। ये ब्रिटिश, भारतीय मूल का ब्रिटिश व्यक्ति था जो भारत आया था, अपने वहां जा रहा था। जो विमान है ये एयर इंडिया का था। एयर इंडिया ने जितने लोग खत्म हुए हैं उनको 25 लाख रुपए और टाटा सन्स ने उनको 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अब ये लड़ा क्यों, इसको जानने के लिए उसमें एक फ्लाइट रिकॉर्डर होता है जिसको हम लोग अपनी भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ब्लैक बॉक्स में ब्लैक पर मत जाइएगा, ये नारंगी रंग का होता है। ठीक, इसका रंग कैसा होता है, नारंगी होता है। ये प्रश्न खूब पूछा जाए, ब्लैक ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है, तो आपको नारंगी बताना होगा, ब्लैक देख के काला मत कर दीजिए। क्यों ये बच गया, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण है, 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान को ये सह सकता है, 1000, और 3400 जी तक के झटके का, जी झटके का जो मात्रक है, नियतांक है वो है, इसको झेल सकता है ये। इसी वजह से ये बच गया। और इससे, इसमें दो चीजें होती है, डाटा रिकॉर्ड होता है, वॉइस रिकॉर्ड होता है। तो जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें कुछ न कुछ लोगों की चिल्लाए होंगे, कुछ बोले होंगे, या ड्राइवर जो भी होते हैं फ्लाइट चलाते हैं उनकी आवाज और डेटा, क्या सूचना भेज रहे थे क्या नहीं, वो सब इसमें रिकॉर्ड हुआ है। इसी से पता चलेगा कि ये दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ। ठीक, करंट अफेयर में अगला टॉपिक हम लोगों का है जाति जनगणना। जाति जनगणना लगातार विपक्षी दलों की मांग के पश्चात 16 जून को केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की अनुमति दे दी। जाति जनगणना है क्या, तो देश में बहुत सारी लगभग 3-3.5 हजार जातियां हैं, उनको जाति वाइज जनगणना करना ही, उनकी संख्या पता करना ही जाति जनगणना कहलाता है। इसमें एक पॉइंट ये है कि जनगणना कहाँ का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। ठीक, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची नंबर 7 में 3 सूचियां दी गई हैं। जनगणना का कार्य केंद्र का है, इसको केंद्र सरकार करवाएगी। इसका वर्णन अनुच्छेद 246 में है। अनुच्छेद 246 में है कि जनगणना केंद्र सरकार कराएगी। अब बात आ रही है जाति जनगणना की, किसकी, जाति की जनगणना की। तो सबसे पहले 1931 में जो जनगणना हुई थी, 1931 में, उसमें एससी, एसटी और धार्मिक जनगणना हुई थी। ये 3 प्रकार की जनगणना हुई थी, लेकिन जातियों को शामिल नहीं किया गया था। अब की बार ऐसा हो रहा है कि इसमें एससी, एसटी, धार्मिक तो होगी ही होगी, उसके अलावा जातियों की भी जनगणना की जाएगी। तो 2027 में, 26 में शुरू हो रहा है, तो इसमें जाति शामिल की जाएगी, जाति जनगणना। ठीक, ये 2 चीजें हो गई। अब जनगणना के लिए जब भारत आजाद हुआ तो एक अधिनियम बनाया गया, जनगणना अधिनियम। ये जनगणना अधिनियम बना 1948। ये हुआ कि 1948 के तहत देश में जनगणना करवाई जाएगी, और जनगणना के लिए नियम जो बना 1990 में बन गया। अब जनगणना का अगर इतिहास जानना चाहेंगे तो 1872 में सबसे पहले जनगणना का कार्य लॉर्ड मेयो ने करवाया था। लेकिन 1881 से लगातार जनगणना हर 10 साल पे होना शुरू हो गई। 1931 में एससी एसटी धार्मिक जनगणना हुई, उसके बाद लगातार 10 साल पे होती गई, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने कभी भी जाति जनगणना कराने का प्रयास नहीं किया। अब की बार विपक्षी दलों के जबरदस्त विरोध के कारण इसको घोषित किया गया है जनगणना का। अब होगी कैसे, तो ये 2 चरणों में होगी, 2 चरणों में जनगणना होगी। पहला चरण जो है वो ऊपर के राज्य के, मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ऊपर के जो 4 राज्य हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 4 राज्यों की पहले शुरू होगी
और जो शेष बचे, शेष राज्य, इनकी बाद में होगी। तो कब होगी, कब शुरू होगी? तो इन चारों राज्यों की 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, और इनकी जो शेष बचे हैं इनकी 1 मार्च 2027 से की जाएगी जनगणना। इतनी बात समझ में आई? जनगणना से इतने ही प्रश्न बन सकते हैं अभी, और अगर डेटा चाहिए तो 2011 की जनगणना पूछा जाएगा, वो यहाँ का टॉपिक नहीं। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा, इसको मिटा दें। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज बना है उस पे, चेनाब नदी पे। ठीक, चेनाब नदी पे रेलवे आर्च ब्रिज बना है। ठीक है, कहाँ का? विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। ठीक, आर्च मतलब जानते हो? ब्रिज मतलब पुल होता है। रेलवे का है तो रेलवे लिखा हुआ है, ऊंचा है तो विश्व में सबसे ऊंचा बना हुआ है। ठीक, आर्च मतलब क्या होता है? आर्च मतलब होता है ये, ऐसा देखे हो? अब इसके ऊपर ब्रिज बनाया गया, समझ रहे हो? क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो इसको इस तरीके से ऐसे पिलर लगा लगा के, इस पे ऐसे पिलर लगा के ऐसे ऐसे इसको रोका गया है पुल को। ठीक, तो ये आर्च ब्रिज है, और विश्व का सबसे ऊंचा, इससे ऊंचा भी है नहीं। आर्च समझ में आया क्या है? अब ये किस नदी पे है? तो चेनाब नदी पे। किस नदी बना है? तो चेनाब नदी। ठीक, चेनाब नदी पे बना है। ये है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में है। नदी पर, नदी के किनारे नहीं, नदी पर, चेनाब नदी पर, नदी के ऊपर हो जाएगा ना। ऐसे पुल की कुल लंबाई अगर देखेंगे तो 1315 मीटर है। 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पुल है, और वो केवल हवा में उसी आर्च पे टिका हुआ है। अब सोचिए ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसका इंजीनियर बता रहे हैं 8 रिक्टर स्केल की भूकंप क्षमता को सह सकता है। हाँ, ठीक, 8 रिक्टर स्केल भूकंप का मतलब जानते हो? 8 रिक्टर स्केल क्षमता है इसकी, सहनशीलता। इतने का भूकंप आएगा तो ये पुल को नुकसान नहीं होगा। ये पुल जो है अगर 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चले तब भी ये पुल ऐसे रुका रहेगा, इसको नुकसान। हाँ, और इंजीनियर बता रहे हैं इसकी जो उम्र है वो 120 वर्ष है। 120 साल तक इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और ये स्ट्रक्चर स्टील से बना है। हाँ, स्ट्रक्चरल स्टील से बना हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो? ये 10 से 40 डिग्री सेल्सियस ताप को सहन कर सकता है, डिग्री सेल्सियस तापमान को सह सकता है। अब है कहाँ? जैसे चेनाब नदी पे है तो कहाँ स्थिति जो है इसकी, कहाँ है? जम्मू कश्मीर, एक जिला है रियासी जिला, हाँ, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना हुआ है। और ये रियासी जिले में कहाँ है? तो 2 गांव है, बक्कल और कौरी। बक्कल और कौरी 2 गांव हैं, उन्हीं के बीच में। इन 2 गांव के बीच में ये बना हुआ है, मतलब एक सिरे पे बक्कल है, दूसरे सिरे पे कौरी है। ठीक, इसको
बताते हैं लोग कि ये इतना, इसकी कुल ऊंचाई अगर देखेंगे, ये लंबाई है, ऊंचाई अगर देखेंगे 359 मीटर है। और ये बताया जा रहा है कि ये एफिल टावर सुने हो, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर 35 मीटर ऊंचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इसी के साथ साथ एक स्टेक केबल ब्रिज, अंजी ब्रिज नाम है, अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। केबल ब्रिज जो तार के सहारे आते जाते हैं, वो केबल ब्रिज है। दर्शनार्थी के लिए जो लंबी दूरियों में जाते हैं ऊपर ऊपर, वो केबल ब्रिज होता है, उसको उद्घाटित किया है। अगला जब आप देखेंगे, ये इसकी जो नींव है, नींव कब इस पुल को रखी गई थी? 2003 में, ठीक है। नहीं, हाँ, इसकी 2003 में वो रखे थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। क्या समझ में आई? अब अगला टॉपिक, ये बात पूरी समझ में आ गई? किसने उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर स्थान है, कहां है? कानपुर देहात में है। ताप मतलब कोयला से, जब कोयला से बिजली बनती है तो उसको ताप कहते हैं। और बिजली बन रही है विद्युत, और बिजली बनाने के लिए स्थापित की जाती है परियोजना हो गई। ठीक, बात समझ में आई? तो ताप का मतलब क्या होगा? कोयला आधारित है। ठीक, कोयला आधारित हो गया। क्षमता अगर इसकी देखें तो तीन भट्टियां लगेंगी, तीन, तो तीन, एक की क्षमता 660 की होगी, तो टोटल कितना होगा? 1980 मेगावाट बिजली। ठीक, इतना बिजली बनाएंगे। अब ये चर्चा में क्यों है? यूपी में बन रहा है, पहला चर्चा में। दूसरा कारण जान लिए, जो बिजली यहां बनेगी, जो बिजली घाटमपुर में बनेगी, उस विद्युत का 75% यूपी को मिलेगा। ठीक, तो अब बचा 25%, ये कहां जाएगी? ये जो 25% बची, ये असम को मिलेगी। ठीक, बात समझ में आई? घाटमपुर परियोजना कानपुर नगर में लगी है। कैसी है? कोयले पर आधारित है। क्षमता कितनी है? 3 भट्टियां लगेंगी, एक भट्टी की क्षमता 660, तीनों मिला के 1980। जितनी बिजली बनेगी उसका 75% यूपी यूज करेगा और 25% असम यूज करेगा। तो ये अभी लग रही है, कब तक चलने की संभावना है? तो मार्च 26 तक स्टार्ट होने की। कब तक स्टार्ट होने की संभावना है? मार्च 2026 तक शुरू हो जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब प्रतिवर्ष कितना उत्पादन करेगी? तो 14,000 मेगावाट बिजली उत्पादन। एक चीज ये देखिएगा, हम लोगों के यहाँ जो बिजली आती है वो वोल्ट में आती है, तो जो बिजली उत्पादित होती है वो मेगावाट में होती है, उत्पादित बिजली। अब हाँ, वितरित बिजली वोल्ट में होती है, वाट में होती है। ठीक, तो ये मेगावाट में उत्पादित हो रही है। ठीक, अब ये कोयला आधारित है, कोयला कौन देगा? तो इसको कोयला की प्राप्ति जो होगी, वो झारखंड में एक जिला है दुमका, झारखंड का एक जिला है दुमका। दुमका में एक कोल ब्लॉक है पचवारा। ठीक, इसको कहे जाना है, इसकी क्या जरूरत है?
तो जब तक ये चलेगा तब तक ये देगा। हाँ, लाइफ टाइम गारंटी लिया है कि हम आपको कोयला देंगे। पचवारा ने, समझ में आया? ये यूपी का मामला था और महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला इसको मिटा दें। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। एक सम्मेलन हुआ है अहिल्याबाई के नाम पे, लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन। लोक माता देवी अहिल्याबाई लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन। ठीक, लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ आयोजन हुआ? कहाँ? तो आयोजन हुआ है भोपाल में। ठीक, किसने शुरू किया? तो पीएम मोदी ने किया। ठीक, क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये मालवा जानते हैं? मालवा का अगर देखिएगा, एक अरावली श्रेणी देखिए, इधर विंध्याचल, इसके बीच में एक पठार है, मालवा का पठार। एक साइड अरावली श्रेणी, बीच में विंध्याचल, दोनों के बीच में मालवा का पठार। यहाँ की रानी थी अहिल्याबाई। ठीक, रानी थी 1767 में ये रानी बनी और 95 तक थी, लगभग 30 साल ये रानी बनी थी। ठीक, इनको दार्शनिक रानी कहा जाता है, इनको दार्शनिक रानी कहा जाता है। और जो अपना ये काशी विश्वनाथ मंदिर है बनारस का, इन्होंने ही बनवाया था, अहिल्याबाई ने। ठीक, इसमें स्पेशल क्या है, क्यों इसको पढ़ रहे हैं? तो आज तक कभी भी किसी के नाम पे 300 का सिक्का जारी नहीं हुआ। तो इनके शासन को कितने वर्ष हो गए? 300 वर्ष। ठीक, 300 साल हो गए। 300 वर्ष के उपलक्ष्य में इनके जन्म के, इसलिए इनको 300 रुपए का सिक्का जारी किया गया। 300? हाँ, 300 रुपए आज तक कभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन इनके नाम पे जारी हुआ है। इसमें इनका चित्र बना हुआ है। ठीक, किसने बनाया इसको? तो कोलकाता टकसाल ने बनाया है। ठीक, तो भारत में सिक्का बनने के 4 स्थान हैं, जानते होंगे आप लोग, कलकत्ता, बंबई, नोएडा और मद्रास, 4 स्थानों बनते हैं। तो ये जो 300 रानी के चित्र वाला सिक्का बना है, 300 रुपए वाला, इसको किसने बनाया? कोलकाता टकसाल ने बनाया। इसमें अहिल्याबाई होलकर का चित्र भी बना है इस सिक्के पे। हाँ, चित्र वाला बना है। ठीक, इन्हीं के नाम पे एक पुरस्कार शुरू किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार। ठीक, अब किस शुरू किया गया? किसको मिला? जयमती कश्यप एक है। किसको मिला? डॉक्टर जयमती कश्यप को मिला। क्यों मिला? पहली चीज, ये कहाँ की है? बस्तर जिले की है। ठीक, बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया, उनको सशक्त बनाया, हाथ के काम सिखा सिखा के, हाथ से बनने वाले दउरी उपरी या जो जनजातियां थी उनको काम सिखा सिखा के उनको अपना जीवन जीना सिखाया है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, इनका शासन कब था? 1767 से 1795। इनकी राजधानी क्या थी? तो महेश्वर थी। ठीक, इनकी राजधानी क्या थी? महेश्वर थी। 28 साल। ठीक, हाँ,
इन्हीं के नाम पे इंदौर हवाई अड्डा पढ़े हैं। ठीक। हाँ, अब उसका नाम अहिल्याबाई होलकर हो गया। इंदौर हवाई अड्डे का नाम अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इन्हीं के नाम पे, इनके अहिल्याबाई के नाम पे 2003 में एक स्टार्टअप योजना चली थी। ठीक, उस योजना का नाम था पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई स्टार्टअप योजना। कब शुरू हुई थी? 2003 में। ठीक, ये इतनी बातें हो गई। ये टॉपिक यहीं खत्म हुआ, इससे ज्यादा इससे प्रश्न नहीं बनेंगे। अगला है कि एक सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था डिजिटल पहुंच का। ठीक, डिजिटल पहुंच क्या है? तो हुआ क्या कि जो कुछ महिलाएं एसिड पीड़ित थी और कुछ विकलांग लोग थे, उनका केवाईसी नहीं हो पा रहा था, और देश की जनता वो भी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि हम लोगों के पास डिजिटली हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमको सुविधाएं नहीं मिलेगी? तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौलिक अधिकार घोषित किया। जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, मौलिक अधिकार का मतलब क्या हुआ? अगर घोषित कर दिया तो क्या होगा इससे? मौलिक अधिकार घोषित हो जाने से अब सरकारों के ऊपर दबाव होगा कि ये काम करना है, वो उनका अधिकार बन गया। अब सरकार चाहे जैसे उसको पूरा करेगी, पूरा करेगी। ठीक, ये एक पॉइंट था इसमें। एक और वो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूल। इसका मतलब संविधान में पढ़े होंगे, जानते होंगे, नहीं तो नहीं जानते होंगे। उसमें यह है कि कोई भी कानून या आदेश जो आता है जिस डेट से आएगा उसके आगे लागू होगा, पीछे नहीं लागू होता। ठीक है, डॉक्ट्रिन प्रोस्पेक्टिव ओवर रूल का मतलब हुआ कि कोई कानून या आदेश किसी भी न्यायालय का जिस दिन आया उसके बाद से लागू होगा, उसके पहले से लागू नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नई व्याख्या इसकी कर दी, चर्चा में इसी वजह से है। ठीक, तो इसको संविधान से जोड़ के क्वेश्चन बना सकते हैं, वो इसे नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछ सकते हैं। तो ये पहले कहां आया था? सबसे पहले कहां आ गया ये? तो एक गोलकनाथ केस हुआ है, आप लोग जानते होंगे, तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। गोलकनाथ केस, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। ये कब हुआ था? 1967। दूसरी सबसे बड़ी पीठ थी, 11 न्यायाधीश इसमें थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रूल हम लगाएंगे, वो जो भी हम कानून बनेगा वो जिस दिन बनेगा उसके बाद के लिए लागू होगा, पहले के लिए नहीं। ये बात आई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी को ओवर रूलिंग न घोषित कर दे, तब तक यह निर्णय स्वचालित रूप से लागू रहेगा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ घोषित कर रही है और वो ये नहीं कह रही है कि आज के बाद लागू होगा, इसका मतलब वो पहले वाले पे भी लागू रहेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण ये है गोलकनाथ केस, नई व्याख्या है। तो छोटी परीक्षाओं में तो नाम मात्र का, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में जो अभी है नजदीक, उसमें चांसेस ज्यादा है इसके। ठीक, एक केस इसको याद रखिएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक, अगला आते हैं पहलगाम। ये
सबको पता होगा, दिल दहला देने वाली घटना थी। कब थी? तो 22 अप्रैल की बात है। ठीक, जम्मू कश्मीर राज्य था, वहां का पहलगाम जिला था, वो पहलगाम के अनंतनाग जिला था, अनंतनाग जिला था, पहलगाम स्थान था। ठीक, और घाटी कौन सी थी जहां ये हुआ कांड? वो घाटी थी बैसरन घाटी। बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को कुछ आतंकवादियों ने, जिसमें 2 पाकिस्तानी थे, 2 भारतीय थे, 2 पाकिस्तानी 2 भारतीय थे, ने मिलकर 26 लोगों की हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। ठीक, हत्या निर्मम तो थी ही, उसमें एक और था, उन्होंने धर्म पूछकर मारा, धर्म पूछकर मारा। और ये जो 26 लोग थे, इसमें 25 तो भारतीय थे, लेकिन एक नेपाली था। ठीक, 25 भारतीय थे, एक नेपाली था। अब वो नेपाली कौन था? नहीं पता ना, इसको लास्ट में बताएंगे। इसको ढूंढिए, बहुत सारे लोग किताबों में ढूंढेंगे तो ढूंढ ले जा। अभी इसको रोकते हैं, अगला टॉपिक आते हैं। ये हुआ 25, यही जगह छोड़ देते हैं, नेपाली का भी नाम मैं बता दूंगा। ठीक, 2 लोग थे, अनंतनाग निवासी। अनंतनाग का एक व्यक्ति था आदिल हुसैन ठोकर, और एहसान जो था वो पुलवामा था। इन दोनों ने उन दोनों का साथ दिया था, पाकिस्तानियों का। ठीक, आदिल हुसैन ठोकर और एहसान, 2 व्यक्ति भारतीय थे। इन्होंने दोनों आतंकवादियों का साथ दिया, जिन्होंने 26 लोगों को मारा था। किस संगठन ने जिम्मेदारी ली? तो TRF ने जिम्मेदार जिम्मेदार संगठन कौन था? TRF। टी का मतलब होता है द, आर का मतलब रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF का मतलब क्या हुआ? द रेजिस्टेंस फ्रंट था। ये जो लश्कर ए तोयबा, उसका मुखौटा है द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये इसका पूरा नाम हुआ पहले। ठीक, कौन है ये? तो लश्कर ए तोयबा आतंकवादी संगठन है, उसका मुखौटा है ये। ठीक है, वो पीछे, हाँ, उप संगठन, हाँ, इन्होंने निर्णय ले लिया। अब हुआ क्या? 22 को ये हुआ, तो 23 अप्रैल को भारत सरकार के जो उच्च स्तरीय बैठक होती है, सुरक्षा मामले की कैबिनेट सचिव की बैठक होती है, उसको CCE कहते हैं। ठीक, तो सुरक्षा मामले की बैठक हुई, CCE की बैठक हुई। उसमें क्या निर्णय लिए गए? तो 2-3 निर्णय लिए गए। पहला, 1960 का सिंधु जल समझौता क्या हुआ? स्थगित हुआ, निलंबित हुआ? हाँ, स्थगित हुआ। ठीक, अब राजस्थान में एक बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर, सुने हैं? हाँ? अटारी बाघा बॉर्डर उसको बोलते हैं। सील कर दिया गया। ठीक, तीसरा, सार्क वीजा,
जो सार्क वीजा छूट पाकिस्तानियों को दी गई थी उसको रोक दी गई। सार्क वीजा छूट को प्रतिबंधित कर दिया गया। सार्क वीजा के तहत कोई भी पाकिस्तानी भारत आ सकता था और वो 1 साल रह सकता था, लेकिन अब इसको छूट दे दिया गया और तुरंत आदेश दिया गया जितने लोग इस वीजे पे भारत में आए हैं उनको बाहर कर दिया जाए। ठीक, इतना हुआ। अब अगला, भारत देश जल ही रहा था इन घटनाओं से, तो 6-7 मई को इस सीसी में निर्णय लिया गया कि उनको जवाब दिया जाना चाहिए। तो 6 और 7 मई को की रात में 6-7 मई की रात में एक ऑपरेशन चलाया भारतीय सेना ने, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक, तीनों सेनाओं ने मिलकर चलाया, एक सेना नहीं, वायु थल जल तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उन्होंने टारगेट रखा 9 लक्ष्य को। ठीक, 9 लक्ष्य को निशाना बनाने का टारगेट रखा, इनको हमको मारना है। ठीक, 5 लक्ष्य जो थे वो पीओके में थे, पाक अधिकृत कश्मीर में थे। 4 लक्ष्य जो थे वो पाकिस्तान के अंदर थे। ठीक, पंजाब प्रांत में के अंदर थे। तो वो 4 स्थान कौन थे? एक था बहावल, ये सब आतंकवादी संगठन के स्थान है। बहावल, मुरीद के, सियालकोट और साकरगढ़, 4 थे। और साकरगढ़। अब जब इन्होंने ये ऑपरेशन चलाया तो लगभग 100 आतंकवादियों को मार दिया लगातार, रात में 6 से 7 रात में आ गए। ठीक, इतना हुआ। जब हम लोगों ने ये ऑपरेशन चला के पाकिस्तानियों को मारा, उन्होंने भी एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम है बनियान अल मरफूज। बनियान अल मरफूज, ये उन्होंने चलाया, ये पाकिस्तानी ऑपरेशन था। ठीक, अब ये क्यों चलाए? इनका मकसद था कि भारत का जो पाकिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र है वहां पे ड्रोन और मिसाइल से सैन्य क्षेत्रों को अटैक करना, सैन्य तबाही मचाना। किससे? व्यक्ति से नहीं, ड्रोन से और मिसाइल द्वारा। ठीक, ये कर दिए, हो गया। लेकिन भारत वालों ने जब जबरदस्त जवाबी कार्रवाई शुरू की, तब अमेरिका की रक्षा मंत्री हैं एक, मार्को रूबियो, नाम सुने हैं? उन्होंने फोन किया पाकिस्तान को कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाइए। तब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से हॉटलाइन पे बात किया और सीज फायर का प्रस्ताव रखा। ठीक, हाँ, डीजीएमओ का पूरा नाम आपको मिलेगा, महानिदेशक होते हैं जो सेना के, हाँ, डायरेक्टर जनरल, निदेशक जो होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। कासिफ अब्दुल्ला वहां के थे और राजीव घई अपने यहाँ के थे। दोनों ने मार्को रूबियो के तहत ये समझौता कर लिया। ठीक, हाँ, सीसीई, सीसीई, ये सीसीई चीफ सेक्रेटरी करके है ये। हाँ, ये मिटा दें। सेक्रेटरी जो हाँ, लश्कर तोयबा का मुखौटा है। अब इन्होंने 10 मई को ये बात किया और 10 मई को सीज फायर, युद्ध विराम, हिंदी में युद्ध विराम, अंग्रेजी में सीज फायर। तो भारत का जो टाइम था सीज फायर का 17 बजे था, पाकिस्तान का 29 था।
ठीक, तो प्रश्न यहां से बना सकता है। ये बताने का हमारा एक मकसद है कि प्रश्न यहां से बन सकता है क्या? तो अपने यहाँ जो टाइम निर्धारित होता है 82.5 डिग्री पे, ठीक, देशांतर, पूर्वी देशांतर पे, तो 7.5 कम कर दीजिए। मतलब पाकिस्तान में जो समय निर्धारित होता है वो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। ठीक, आधे घंटे का मतलब 7.5 डिग्री का अंतर होना चाहिए। ये दोनों का समय एक ही है, बस देशांतर चेंज है। जितने बजे भारत में 5 बजता है पाकिस्तान में 4:30 रहता है। ठीक, समय दोनों का एक है। ठीक, अब ये 10 मई की बात है। 12 मई को पीएम मोदी ने 4 सिद्धांत दिए। ये क्वेश्चन बनता है दमदार। हाँ, ये 4 सिद्धांतों में एक को हटा के कौन सा नहीं दिए थे या कौन सा दिए थे? ठीक, तो उन्होंने 4 सिद्धांत जो दिए, पहला था जवाब भारत की शर्तों पर दिया जाएगा। ठीक, पहला हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो परमाणु ब्लैकमेल है, बार बार कहता था हमारे पास परमाणु हथियार है, फेंक दें, परमाणु हथियार है फेंक देंगे, परमाणु हथियार है फेंक देंगे। उन्होंने कहा परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार्य नहीं। क्यों ऐसा कहा, इसको भी जान लीजिए। बात क्या है कि भारत का जो परमाणु हथियार है उसमें भारत ने अपना विदेश नीति में जो घोषित किया है कि हम किसी पे पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ कि कोई हमारे ऊपर फेंक देगा तब हम उसके ऊपर फेंकेंगे। लेकिन अब सरकार ने नियम चेंज कर दिया कि हम पहले भी फेंक सकते हैं, हम पहले भी परमाणु बम फेंक सकते हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग बंद कर दीजिए। बात समझ में आई? पहले बार बार भारत फेंकेगा ही नहीं तो हम फेंक देंगे करता था। अब ये चेंज हो गया। ठीक, इस वजह से। तीसरा कहा कि आतंक शरणदाता राज्य सह आतंकवादी माने जाएंगे। ठीक, और चौथा पॉइंट कहा कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि या तो सिंधु नदी का पानी लीजिए, हम तुमको पानी देते रहे, तुम्हारे हम आतंकवादी हमला कराते रहो, ये नहीं हो पाएगा। ठीक, अब इतने के बाद उन्होंने हमारा एक बीएसएफ का जवान पकड़ लिया था। हाँ, उसका नाम था पूर्णम कुमार शाह। तो 14 मई को पूर्णम कुमार शाह को जो बीएसएफ का जवान था, इसको पाकिस्तान ने छोड़ दिया। ठीक, जो तनाव की स्थितियां थी उसको उन्होंने कम करने के लिए इसको छोड़ दिया। इतना हो गया। अब इसमें इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 9 लोग शहीद हुए। कितने लोग? 9 लोग। और लगभग 3 लड़ाकू विमान नष्ट हुए।
इसको सेना ने नहीं बताया, कहा ये हमारी गुप्त बात है, नहीं बताया। अंदाजा लगाया गया है कि लगभग 3 लड़ाकू विमान हमारे नष्ट हुए। सेना ने इसको स्वीकार नहीं किया। ठीक, ये जो 9 व्यक्ति मरे हैं, इसमें से एक व्यक्ति था शुभम द्विवेदी। शुभम, ये क्यों इसको बता रहे हैं कि ये यूपी का था, इस वजह से बता रहे हैं। हाँ। हाँ? था। ये इतना हमारा किसे था, ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम हमले से। एक चीज छोड़े थे हम, जो नेपाली व्यक्ति मरा है, वो नेपाली व्यक्ति का नाम सुदीप न्यौपाने था। पच्चीस भारतीय मरे थे, एक नेपाली मरा था। जो नेपाली था उसका नाम सुदीप न्यौपाने था। ठीक, इतना हो गया। अब और थोड़ा जान लीजिए, थोड़ी बात और जान लीजिए। समझाते हैं, वो करंट से तो नहीं है, लेकिन थोड़ा जानना जरूरी है। भारत ने कौन कौन से हथियार प्रयोग किए? ठीक, भारत ने कौन कौन से हथियार प्रयोग किए? एक राफेल खूब चर्चा में था। राफेल जानते हैं? वो किसी भी दिशा में घूम सकता है, कोई भी रास्ता पकड़ सकता है हवा में। राफेल कहां से आया था? पहला, है? तो राफेल जो था वो अमेरिका से आया था। ठीक, दूसरा था एक हैमर यूज हुआ था। ये कहां से आया है? फ्रांस से आया है, हम लोगों ने खरीदा है। ठीक, और तीसरा जो सबसे घातक प्रयोग हुआ था ब्रह्मोस। ठीक है, ये भारत और रूस ने मिलकर बनाया था। ठीक, इसके बारे में और जानना चाहोगे तो ब्रह्म मतलब होता है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मोस, मोस का मतलब रूस की मोस्कावा नदी। दोनों नदियों को मिला के ब्रह्मोस बनाया गया है, और ये मिसाइल थी। ठीक, ये था हमारे लड़ाकू विमान थे, ये लड़ रहे थे। अब सुरक्षा व्यवस्था पे आते हैं। ठीक, ये लड़ाकू थे। अब सुरक्षा पे आओगे, वो भी पाकिस्तान भी तो मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा था, है? तो कैसे रोकें? तो एक आया था यस-400, नाम खूब सुने होंगे। ठीक, इसका भारतीय नाम क्या है? सुदर्शन। ठीक, कहां से आया है? रूस से। इसने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को नेस्तनाबूद कर दिया। ठीक, एक और लड़ रहा था, रोक रहा था, आकाश मिसाइल। ठीक, जिसको भारत ने खुद बनाया था। भारत का एक संस्थान है DRDO, ये 1958 में बना था, इसने बनाया था। ठीक, इतनी बातें हो गई। इनका उसमें बहुत बड़ा योगदान था, जो हम लोग इतने मजबूत स्थिति में थे। ये ना होते तो शायद स्थितियां अलग होती, लेकिन फिर भी, और भारतीय सेना दिन पे दिन मजबूत होती। अगला टॉपिक है यूपी में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना। सेमीकंडक्टर मतलब होता है जो सुचालक और कुचालक के बीच में हो। ठीक, उनको, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर आते हैं। ठीक है, तो यूपी में इसकी यूनिट बनेगी। कहां बनेगी? ईडा, YEIDA। ठीक है, इसका मतलब यमुना एक्सप्रेस वे जो है औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया पूरा नाम है। इसको पूरा नाम लिख दें कि रहेंगे? हाँ, ठीक। में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक है जेवर हवाई अड्डा।
अड्डा, किसी के पास में ये यूनिट लगेगी। ठीक, अब क्यों चर्चा में है? तो यूपी की पहली है और भारत की ये छठवीं है। यूपी की पहली है, भारत की छठवीं। और क्या खासियत है इसकी? तो ये जेवर कहाँ है ये पहले जान लीजिए। तो नोएडा में है। नोएडा सुने हो? NOIDA, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, नोएडा बना हुआ है। ठीक, नोएडा, ईडा, गीडा बहुत सारे बने हुए हैं, तो उन्हीं के आधार पर उनका नाम पड़ रहा है। ठीक है, अब इसको बनाएगा कौन? तो HCL कंपनी है, ये भारत की है, और एक फॉक्सकॉन है। ठीक, ये फॉक्सकॉन कहाँ की है? ये ताइवान की कंपनी है। ठीक, और ये ताइवान की कंपनी भारत में पहली यूनिट लगा रही है। ताइवान भारत की पहली यूनिट है। ठीक है, ठीक, इसकी खासियत क्या है? ये जब लगेगी तो उत्पादन इसका शुरू होगा 2027 से। ठीक, अब कुछ खासियतें सुनिएगा। अभी तक जो ये सेमी कंडक्टर चिप्स बन चिप मतलब ये सेमी कंडक्टर यूनिट मतलब चिप बनेगी। मोबाइल मेमोरी जानते हो, वही चिप है, वही बनेगी यहाँ। लेकिन और खासियत जानिएगा, अभी जो हमारे यहाँ चिप बनती थी वो 5 mm की और 7 mm की बनती है। ठीक, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि हम और आगे चलेंगे और प्रौद्योगिकी विकास करेंगे। तो कितने mm? अब उन्होंने कहा है 3 mm की बनाइए। उन्होंने कहा इसकी कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। पहले अपने यहाँ अभी तक कौन कौन बनाएंगे? 3 mm, 5 mm। ठीक, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब बनाना कितना है? 3 mm की। ठीक है, ये जो है ये 20,000 वेफर्स प्रति माह बनाएगी। ठीक, ये जो यूनिट बनी है इसको फैब भी बोलेंगे। जो चिप बनेगी उसको फैब भी बोलेंगे। ठीक, तो चाहे फैब के नाम से पूछे, वेफर्स के नाम से, यही सेमीकंडक्टर की बात है। ठीक है, एक और है रिनीज इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के तहत। इंडिया के तहत 2 जगह लग रही है कंपनी। ठीक, यहां भी वही कंडीशन, चिप्स यहां भी बनेगी। तो एक है यूपी का नोएडा और एक है बंगलुरु। बंगलुरु कर्नाटक में है, ये यूपी में है। ठीक, इन दोनों को भी ये आदेश दिया गया है। इसको तो बन ही रही थी, अब 3 वाला बनाइए। ठीक है, ये टॉपिक यही इतना है। अगला आते हैं, एक समुद्री मत्स्य पालन जनगणना हुई है। समुद्री मत्स्य पालन गणना। ठीक, ये हर 5 साल पे होती है। मछलियों कितनी पाली जा रही है इसकी गणना की जाती है, सरकार गणना करवाती है। ठीक है, हर साल कराती है, उसका ये वो है। उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, व्यास नाव। इसी ऐप के तहत उन्होंने जनगणना करवाया। ठीक है, और ये जनगणना हमेशा 5 वर्ष में एक बार होती है। ये 5वीं है। कौन सी है? ये 5वीं। ठीक है, लगभग इसका मतलब ये हुआ कि 2000 से शुरू हुई है, हर 5 साल पे हो रही है। अगला टॉपिक है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। इसको जारी किया है भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने। इन्होंने बताया कि जो भारत की जन्म दर है, जन्म दर मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो लगातार कम हो रही है, और जो राष्ट्रीय औसत है उससे दिल्ली, केरल और तमिलनाडु की और ज्यादा तेजी से कम हो रहे हैं।
बच्चे मतलब जन्म नहीं ले रहे हैं। भारत की जो जन्म दर है, दो चीजें होती हैं, आप लोगों को बताता हूं। भारत की कच्ची जन्म दर, अब इसको जानते हो, या अशोधित जन्म दर। इसको जानते हो? हाँ? ये 19.3 प्रति 1000 है। ठीक, कच्ची जन्म दर क्या है? तो भारत में बच्चे जन्म ले रहे हैं। बच्चे जन्म दो प्रकार से ले रहे हैं, एक संस्थागत, एक गैर संस्थागत। मतलब ये हुआ कि जो महिलाएं जन्म दे रही हैं बच्चों को, वो आशा बहू या किसी के द्वारा सरकार के सामने, सरकार के रजिस्टरों में रजिस्टर्ड हो रही हैं। कुछ बच्चे ऐसे जन्म ले रहे हैं जो सरकार के निगाह में नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं हो पाते, उनका जन्म घर में हो जाता है, वो रजिस्टर नहीं हो पाते, तो सरकार जो डाटा होता है उसको 5% बढ़ा देती है। ठीक, रॉ मटेरियल जोड़ लेती है, कितने बच्चे एक्स्ट्रा पैदा हुए हैं जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं, उनको कहा जाता है अशोधित। और जो सरकार का डाटा अगर उसमें से 5% कम कर दे तो वो शोधित हो जाता है, प्योर। प्योर प्योर मतलब जो संस्थागत, मतलब सरकार के डाटा में है इतना बच्चे पैदा हुए हैं, एग्जैक्ट पता है। और अगर उसमें और जोड़ लें कि रॉ मटेरियल के इतना बच्चे पैदा हुए होंगे, हमारे यहाँ रजिस्टर नहीं है, उसको अशोधित कह देंगे। ये जन्म दर है। इसी तरह मृत्यु दर होगी कि जो मर रहे हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट बन रहा है, कुछ का नहीं बना। जैसे कोई छोटा बच्चा मर गया, उसका डेथ नहीं बना, वो अशोधित हो गया, अशोधित मृत्यु दर हुआ। अगर उसको घटा दिया जाए तो शोधित। शोधित मतलब प्योर होता है। ठीक, तो भारत की वर्तमान जन्म दर 19.3 है। 1000 पुरुष महिला मिला के उनमें से अगर बच्चों की जन्म दर देखी जाए तो 19.3 है। ठीक, ये इतना हुआ। अब ये हुआ कि 2016 से 2021 तक, 21 तक जो भारत की जन्म दर घटी है वो 1.12% घटी है, 0.12% प्रति वर्ष घटी है। ठीक, इस अनुपात में घटती चली गई। लेकिन सबसे तेज किस्म कौन घटी है? सबसे तेज गिरावट जो आई है वो आई है तमिलनाडु में, 2.35% के। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? बच्चे बहुत कम हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। बहुत जल्द ये जनसंख्या ऋणात्मक हो जाएगी, घटना शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट यहां और समझ लीजिए, TFR रेट जो होता है भारत का, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक, ये भारत की है 2.0 है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी युगल के या किसी महिला पुरुष मिला के 2 बच्चे पैदा होते हैं तब जनसंख्या ना बढ़ेगी ना घटेगी। अगर इससे ज्यादा है तो जनसंख्या बढ़ेगी, इससे कम है तो जनसंख्या घटेगी। इन सब की कम होती चली जा रही है, इसका मतलब जनसंख्या घटती चली जाएगी। ठीक, सबसे तेज गिरावट किसकी हो रही है? तमिलनाडु में, फिर दिल्ली की आ गई। दिल्ली में बहुत तेजी से जनसंख्या दर घट रही है, 2.23% की दर से ये कम होती चली जा रही है। ये चिंता का विषय है। लेकिन इन सब में एक टॉपिक ये है कि जितने भी राज्य हैं सबकी गिर रही है। जितने राज्य हैं, एकमात्र राज्य है जिसकी बढ़ रही है। तो जन्म दर किसकी बढ़ रही है? वृद्धि वाला एक राज्य, एकमात्र राज्य कौन सा है? ये है उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड में जन्म दर बढ़ रही है और हर राज्य में घट रही है। ठीक है, ये TFR रेट भारत की समझ में आई, 2.0 है। मतलब ये हुआ कि अगर इतने रहती है तो जनसंख्या ना घटेगी ना बढ़ेगी। लेकिन कुछ राज्यों की इससे ज्यादा है, कुछ की कम है। जिसकी कम है वहां जनसंख्या कम होना शुरू हो जाएगी, जहां ज्यादा है वहां। जैसे यूपी की TFR रेट जो है सबसे कम किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है? बिहार की है, ये 3 पॉइंट है। ठीक, उसके बाद यूपी की है 2.7।
इसका मतलब ये हुआ कि एक महिला अपने जीवन काल में, बिहार की एक महिला 3 बच्चे को जन्म देती है। ठीक, यूपी की एक महिला अपने जीवन काल में 15 से 45 वर्ष की उम्र में जो फर्टिलिटी रेट होता है उसका 2.7 बच्चों को जन्म देती है। 2.7 का मतलब हुआ औसत हुआ, ना कि एक महिला 2.7 बच्चे को जन्म देगी, ये औसत हुआ। ठीक, 6 राज्य ऐसे हैं जिनकी TFR रेट, ये जन्म दर बेहद कम है, बहुत कम हो चुकी है। ठीक, ये इतनी चीजें यहां से थी। अब एक टॉपिक है कि पिछले 10 साल में कुछ योजनाएं चलाई थी सरकार ने समाज कल्याण के लिए। वो 10 साल पूरे हुए तो क्या हुआ, क्या प्रगति हुई, और उनको पूछा जा सकता है कि कब शुरू हुई थी, यह मिलान करवा सकता है, और क्या क्या खासियत थी, यही थोड़ा सा है। तो ये लास्ट टॉपिक होगा हम लोगों का आज का, यही देख के बंद करते हैं। जन सुरक्षा के 10 वर्ष। दो 2015 से 2025 तक, तो 9 मई 2015 को 3 योजनाएं चली थी। ठीक है, पहली थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ठीक, दूसरी योजना थी PM सुरक्षा योजना। तीनों 9 मई को ही शुरू हुई है। ठीक है, और तीसरी थी अटल पेंशन योजना। ठीक, तीनों के 10 साल हो गए, 9 मई को 10 साल हो गए। अब इनकी खासियत क्या है, इसको 23.6 करोड़ लोगों ने लिया है। ठीक, इसको 51 करोड़ लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। ठीक, और इस अटल पेंशन योजना का 7.6 करोड़ लोगों ने योजना का लाभ लिया। ये पुरानी योजनाएं हैं, केवल 10 साल पूरा हुआ है, इस वजह से ये चर्चा में आ गई है। सरकार ने कुछ डेटा दिया है उसी के आधार पर। तो PM जीवन ज्योति योजना जो है, इसमें क्या है, 10 से 50 वर्ष का व्यक्ति को 2 लाख की वार्षिक वो टर्म जीवन बीमा किया गया है। किसका, एज याद रखिएगा, 10 से 50 साल का। ठीक है, क्या खासियत है इसकी, इसकी खासियत है कि 10 से 50 वर्ष का होना चाहिए, और 439 रुपए प्रीमियम है इसका, 436 रुपए। ठीक, इसका PM जीवन ज्योति बीमा योजना का 436 रुपए प्रीमियम का देना होगा वार्षिक, तो आपको 2 लाख के टर्नओवर जीवन बीमा प्राप्त हो जाएगा। दूसरी योजना में, इसमें कितना था, 10 से 50 वर्ष था। ठीक, नहीं 10 कहां हो जाएगा, 18 से, इसमें 18 से 70 वर्ष होगा इस योजना पे। ठीक है, इसमें है कि 20 रुपए प्रीमियम अगर आप देते हैं सालाना, तब आपको बीमा 2 लाख मिलेगा। ठीक, हाँ 20 रुपए पर वर्ष जमा करते हैं, बीमा कितना मिलेगा, 2 लाख। अब तीसरी योजना अटल पेंशन योजना। ठीक, इसमें है कि 10 से 40 वर्ष वाले शामिल हो सकते हैं, 10 से 40 वर्ष वाले शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये बताया गया है कि अटल पेंशन योजना में जो भी शामिल होगा, कुछ उसका निर्धारित है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, ऐसे फिक्स नहीं है। तो जो निर्धारित है उसके अनुसार जैसे आप प्रीमियम, दूसरी ये 10 से 40 नहीं, 18 से 40, सब में 18 रहेगा, गलती हो रही, 18। ठीक है, इसमें यह है कि आप जैसे पैसा जमा करेंगे, एक जैसे आप 18 साल के हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, आपको पेंशन ज्यादा मिलेगी। आप 36 साल के हैं, आप 18 साल के हैं, 2000 वाली ले रहे हैं, तब ज्यादा पेंशन मिलेगी।
आप 36-35 साल के हैं, 1,000 वाली ले रहे हैं तो आपको पेंशन कम मिलेगा, इस वजह से इसमें निर्धारण नहीं। और जो भी इसको लेगा उसको 1 से 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। 1,000 से 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया। ठीक, बस।